फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में हमने ये प्रोग्राम रखा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उनकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु भारत के लिए साधारण घटना नहीं है। और ख़ासतौर पर जो मनोरंजन उद्योग है उसके लिए तो एकदम बहुत बड़ी क्षति है उनकी मृत्यु। उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को मूल्यांकन करने का भी समय नहीं है और हम लोग अभी इस पर ज़्यादा अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं करना चाहते। फिर भी भारत में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि कलाहीनों का समाज और कला विद्वेषकों का समाज बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है और इसीलिए मुझे ये प्रोग्राम करने की जरूरत महसूस हुई। लता मंगेशकर का व्यक्तित्व और कृतित्व किसी की प्रशंसा की उम्मीद नहीं करता। लता मंगेशकर ने हिंदुस्तान की जनता की जो सेवा की है वो अकल्पनीय है, वो हम सब लोगों की कल्पना के परे है। आप सिर्फ यहां से देखिए, लता मंगेशकर के गाने जो उसने गाए हैं और जिन फिल्मों में उसने काम किया है, उसका जो पूरा का पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक असर है उसकी तो हमने कभी गंभीरता से मीमांसा ही नहीं की। आप याद कीजिए कि भारत विभाजन के बाद भारत सबसे गंभीर सांप्रदायिक विभाजन की आग में झोंक दिया गया था। स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय एकीकरण, इमोशनल एकीकरण और सौहार्द के वातावरण में लाने में लता मंगेशकर की आवाज की और लता मंगेशकर के गीतों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि लता मंगेशकर की बहुत बड़ी भूमिका है तो मैं ये भी कह रहा हूं कि हिंदी जो फिल्म उद्योग है, बंबई फिल्म उद्योग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो फिल्मी गानों को महत्व नहीं देते। उनके लिए लोकगीत महत्वपूर्ण है, उनके लिए साहित्य महत्वपूर्ण है, उनके लिए कविता महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए फिल्मी गीत महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए फिल्म महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए क्रांति महत्वपूर्ण है लेकिन मनोरंजन महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह के कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत में पिछले भारत विभाजन के बाद लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय अनुभूति और राष्ट्रीय एकीकरण की फीलिंग क्रिएट करने में लता मंगेशकर की आवाज की केंद्रीय भूमिका रही है। उसमें नेशनलिज्म भी था, उसमें प्रेम भी था, उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन असल चीज थी उसकी आवाज। लता मंगेशकर इसके लिए नहीं जानी जाती कि उन्होंने वो गाने नहीं लिखती थी, वो जानी जाती थी अपने गले की वजह से, अपनी गायकी की वजह से। तो लता मंगेशकर
लता मंगेशकर पर कोई भी बातचीत जब हम करेंगे तो हम फिल्म उद्योग के और फिल्म इंडस्ट्री के विकास के क्रम में और खासतौर पर जो ऑडियो वीडियो जो कल्चर आई है उसके संदर्भ में विकास जो हुआ है उसके संदर्भ में करेंगे। मोटे तौर पर कहें तो संस्कृति उद्योग के संदर्भ में लता मंगेशकर की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे और निश्चित तौर पर लता मंगेशकर ने इस दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान भारत के सांस्कृतिक भावनात्मक एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान किया है और इस योगदान को कम करके नहीं देखना चाहिए। आप यहां से देखिए, हमारे बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि क्रांतिकारी गीतों की भूमिका कम होती है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी जो गायक हैं उनकी भूमिका कम होती है, लेकिन क्रांतिकारी गीत और क्रांतिकारी गायक की अपनी एक सीमा होती है। वह एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाता है और जब कोई क्रांतिकारी टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाता है तो वह विशुद्ध रूप से अपने को मध्यकाल में ले जाता है। कहने के लिए वो क्रांतिकारी गाना गा रहा होता है, कहने के लिए वो मजदूर और किसानों को संबोधित करके गा रहा होता है, लेकिन जब वह लक्षीभूत श्रोताओं के लिए गाता है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाता है, तो वह सीधे अपने को दरबारी संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों से जोड़ता है। ऊपर से उसके चाहे जितने भी दावे हो, क्योंकि दरबारी संस्कृति और सभ्यता में ही ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई थी। लता मंगेशकर जो गाना गाती हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग गाना गाते हैं वे टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाना नहीं गाते और इस मायने में वे सामंतवाद का अतिक्रमण करते हैं, दरबारी सभ्यता और संस्कृति का अतिक्रमण करते हैं। और वे जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं जो कि क्रांतिकारी गीत गाते हैं, क्रांतिकारी गीत लिखते हैं और टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाते हैं, वे बाई चांस वे नहीं जानते कि वे ऐसा करते समय वे किस चीज की वापसी कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। जब आप टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाएंगे तो कला के क्षेत्र में दरबारी सभ्यता और संस्कृति और या मोटे तौर पर कहें सामंती मूल्यों की वापसी होगी। लता मंगेशकर ने जब गाना शुरू किया और लता मंगेशकर के ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने मीडियम के तौर पर चुना तो उसने दो बड़े काम किए। पहला काम यह किया कि उसने ये जो टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाने की जो परंपरा थी उसका अतिक्रमण किया। टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाने की परंपरा सामंती परंपरा थी, दरबारी परंपरा थी। लता मंगेशकर इसकी सीमाएं तोड़ती हैं अपने तरीके से। मैं अभी लता मंगेशकर के इतिहास, उनके गानों के इतिहास, उनकी गायकी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। आज जिस तरह की 2 दिन से जिस तरह की गंदी पोस्ट लता मंगेशकर के खिलाफ में बहुत सारे लोगों ने लिखी है, इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि संयोग से बहुत ही अच्छे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उनको कला संस्कृति का ज्ञान नहीं है। लता मंगेशकर के जीवन में लता मंगेशकर के गले की महत्ता है, लता मंगेशकर के राजनीतिक दृष्टिकोण की महत्ता नहीं है। दूसरी चीज, जो महत्वपूर्ण चीज लता मंगेशकर ने की जिससे सीखने की जरूरत है, हर कलाकार को सीखने की जरूरत है। जिन लोगों ने गंभीरता से मार्क्सवाद पर काम किया है उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया है। लता मंगेशकर ने सार्वजनिक राजनीतिक प्रश्नों को, सार्वजनिक राजनीतिक विवाद के प्रश्नों को प्राइवेट प्रश्न बनाया। उन्होंने कभी सार्वजनिक बहस नहीं की। सारे जितने भी दुनिया के लिबरल मार्क्सवादी हैं वो इस बात की हिमायत करते रहे हैं, और ये मार्क्सवादियों का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूं। लता मंगेशकर इस मामले में एकदम कंप्लीट मॉडर्न और प्रोग्रेसिव है।
कि वे जो राजनीतिक विवाद के प्रश्न हो सकते हैं, उन विवाद के प्रश्नों को वो प्राइवेट रखती हैं, उन पर वो पब्लिक डिबेट नहीं करती। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? गाना। क्यों गाना चाहती हैं वो? किस लिए गाना चाहती हैं? गाने से उनको निश्चित तौर पर पैसे भी मिलते हैं, गाने से निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को फायदा भी होता है, गाने से निश्चित तौर पर फिल्म हिट होती है, लेकिन गाने से जो इससे भी बड़ा काम होता है वो होता है आनंद की सृष्टि और इमोशनल एकीकरण। लता मंगेशकर अपने गाने के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, लता मंगेशकर जिन गानों को गाती रही हैं वे लता मंगेशकर के लिखे गाने नहीं हैं। लता मंगेशकर का खाली गला है, और उस गले का, जैसा कि लोगों ने लिखा है, उसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। लता मंगेशकर के बारे में मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि उनका राजनीतिक स्टैंड क्या था, तब तो टॉल्स्टॉय को कूड़े के ढेर पर फेंक देना होगा। तो टॉल्स्टॉय तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को पसंद नहीं करते थे, और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की तीखी आलोचना टॉल्स्टॉय ने की थी। आज अनेक मार्क्सवादी जो फेसबुक पर लता मंगेशकर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो पढ़े इस बात को कि लेनिन ने क्या कहा था टॉल्स्टॉय के बारे में। लेनिन ने कहा था टॉल्स्टॉय रूसी क्रांति का दर्पण है। और अगर मैं लेनिन के शब्द उधार लेकर कहूं तो हिंदुस्तान की संगीत क्रांति की नायिका है लता मंगेशकर। हिंदुस्तान के फिल्मी संगीत को, पॉपुलर म्यूजिक को आप लता मंगेशकर की आवाज के बिना समझ ही नहीं सकते। एक जमाना था सोवियत संघ में टॉल्स्टॉय की रचनाओं की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, बोल्शेविक राइटर्स तीखी आलोचना कर रहे थे उनके क्रांति विरोधी दृष्टिकोण को लेकर, और उनमें वे लोग भी शामिल थे जिनमें सबसे बड़ा नाम था जॉर्ज प्लेखानोव का, जो कि रूसी मार्क्सवाद के जनक माने जाते थे। प्लेखानोव ने तो टॉल्स्टॉय को जमींदारों के घोंसले का लेखक तक का लिखा था। अंत में लेनिन को मजबूर होकर लिखना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, और कहा नहीं, ये जितना भी लिखा जा रहा है टॉल्स्टॉय के बारे में गलत है। और सीधे कहा उन्होंने, टॉल्स्टॉय रूसी क्रांति का दर्पण है। भारत विभाजन की विभीषिका को ध्यान रखिए आप, और भारत विभाजन की विभीषिका के बाद में जो हिंदुस्तान के अंदर जो जहर घोला गया, उस जहर को कैसे शमित किया जाए, कैसे लोगों के अंदर आनंद की सृष्टि की जाए, कैसे उनका ध्यान हटाया जाए, कैसे उन्हें दूसरे कामों में लगाया जाए और वे दूसरे विषयों पर सोचें। इस काम में फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और निश्चित तौर पर लता मंगेशकर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट थी। तो लता मंगेशकर पर बात करते समय यह चीज साफ ध्यान रहनी चाहिए, उन्होंने ये उनका एक व्यक्तिगत राइट, लोकतंत्र में लेखक का यह अपना अधिकार भी तो होता है, वो किसके बारे में गाए, किसके बारे में न गाए, उसकी पूरी ये आजादी है कि वो किस लेखक को, किस व्यक्ति को चुने और किसको न चुने, वो किससे प्रभावित हो, किससे प्रभावित न हो, यह वो तय कर सकता है। लता मंगेशकर हो सकता है कि सावरकर से प्रभावित रही हो, लेकिन लता मंगेशकर ने सांप्रदायिक विद्वेष के गाने नहीं गाए। लता मंगेशकर के गाने जिस खुशी के साथ हिंदू सुनते थे, उसी खुशी के साथ मुसलमान भी सुनते थे, उसी खुशी के साथ दलित भी सुनते थे। लता मंगेशकर ने व्यक्तियों की प्रशंसा में गाने नहीं गाए। आप चाहे जितने महान रहे आए,
ये अपने एक आर्टिस्ट का चयन है कि वह किसके लिए गाएगा। लता मंगेशकर ने सामूहिक भावबोध को अपने आवाज का, अपने भावों की अभिव्यक्ति का आधार बनाया। और सामूहिक भावबोध क्या थे? एक ही चीज, भारत में सौहार्द पैदा करो, भारत में आनंद पैदा करो। गीत ऐसे गाओ जो लोगों को, मन को शांति दें, आनंद दें। उद्वेलित करने वाले गीत, विवाद खड़े करने वाले गीत, संघर्ष का बिगुल बजाने वाले गीत, ये लता मंगेशकर के गायकी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि लता मंगेशकर किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समुदाय के लिए गाने नहीं लिख रही थी, वो पूरे देश के लिए, देश की जनता उनके टारगेट पर थी। वो किसी वर्ग की लेखिका नहीं थी या गायिका नहीं थी। दो चीजें होती हैं, सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, और रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं मैं। ध्वनि के रूप में गीत सब लोग सुनते हैं, और जब ध्वनि के रूप में जब आप गीत सुनते हैं तो वह सिर्फ ध्वनि ही नहीं होती, बल्कि वह अपने को साइंस में बदलती है। लता मंगेशकर जब गीत गाती हैं तो वे सिर्फ गीत ही नहीं गाती, वे ध्वनि की सृष्टि ही नहीं करती, साउंड की सृष्टि ही नहीं करती, बल्कि वे साइंस की सृष्टि करती हैं। क्योंकि ध्वनि का विज्ञान, आवाज कब कम करनी है, आवाज कब कितनी ज्यादा करनी है, किस पंक्ति को उभारना है, किन शब्दों को उभारना है, ये कौन तय करता है? ध्वनि का विज्ञान। तो लता मंगेशकर ने अपने गाने के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री ने इस फिल्मी गानों के जरिए एक तरह से ध्वनि के साथ साथ विज्ञान को, कला के साथ साथ विज्ञान के संबंध को भी स्थापित किया। फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग, जो चाहे वो रिएक्शनरी हो या अति वामपंथी हो या वो सो कॉल्ड दलित पंथी हो, ये तीन किस्म के फंडामेंटलिस्ट अभी सबसे ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये बेसिकली कला के और कलाकार की भूमिका को समझते ही नहीं है। कलाकार की यह व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है वो किस पर गाए, किस पर न गाए, वह राजनीतिक सामाजिक प्रश्नों पर उन्हें प्राइवेट रखे या सार्वजनिक करे। जितने भी बड़े कलाकार रहे हैं और जो गंभीरता से आधुनिकता के विकास में जिनकी भूमिका रही है, उन्होंने इस बात पर बार बार लिखा है, और खासतौर पर मार्क्सवादी जो लिबरल्स रहे हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक ये महत्वपूर्ण फिनोमिना है जिस पर के ध्यान दिया जाना चाहिए कि विवाद के विषयों को प्राइवेट बनाना और बाकी कला के अपने काम करना। और इस अर्थ में लता मंगेशकर निश्चित तौर पर प्रगतिशील भूमिका अदा करती हैं। लता के गानों में जो गीत है और उसकी जो रिदम है, वो कौन सी चीज पैदा करती है? वो सावरकर पैदा करती है, वो हिटलर को पैदा करती है, वो मोदी को पैदा करती है, या वो शिवसेना के बाल ठाकरे को पैदा, किसको पैदा करती है? वह हारमोनी को पैदा करती है। मेलोडी और रिदम वह हारमोनी को पैदा करती है, और यह हारमोनी यह समाज के लिए सबसे मूल्यवान चीज है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि लता के गान, अरे लता की मृत्यु पर भारत में कायदे से हमें दुख होना चाहिए, बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये असाधारण काम किया है लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर को आप न तो क्रांतिकारी नजरिए से समझ सकते हैं और न परंपरागत तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि लता मंगेशकर इन सभी सीमाओं का अतिक्रमण करती है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, वो ये कि जो लोग लता मंगेशकर पर हमले कर रहे हैं, वे लोग बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी के बेसिक सिद्धांतों पर हमले कर रहे हैं।
जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि उन तमाम विषयों को, शाहरुख खान अगर उनके लिए दुआ मांग रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है, तो उस पर भी लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। मतलब कमीनेपन की और बदतमीजी की हद है ये सिर्फ भारत में ही संभव है, कहीं और संभव नहीं है ये। इससे पता चलता है कि भारत में कला विहीन लोगों का एक बड़ा समुदाय पैदा हो चुका है, जो कि कला और कलाकार की भावनाओं को समझता नहीं है। दूसरा एक और भी चीज, लता मंगेशकर उन लोगों में से जो कि संगीत को ही नहीं, संगीत के नए एपरेटस फिल्म इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करती हैं। हमारे यहां कलाकारों को टेक्नोलॉजी के नए रूपों को एक्सेप्ट करने में अभी भी बहुत टाइम लगा है। अभी भी बहुत सारे कलाकार जो है टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते नहीं है, नए कम्युनिकेशन के मीडियम की ताकत को समझते नहीं है। लता मंगेशकर उनमें से थी जो कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। लता मंगेशकर की महत्ता यह है कि लता मंगेशकर ने फिल्म टेक्नोलॉजी की महत्ता को, कला और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को, गीत और नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के रिश्ते को अपने तरीके से परिभाषित किया और स्थापित किया। लता मंगेशकर के पास में कोई परंपरा नहीं थी जो कि टेक्नोलॉजी और गीत के रिश्ते को बनाती हो। वो परंपरा थी शास्त्रीय संगीत की। लेकिन आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर एक नए अप्रोच के साथ आती है, और वो अप्रोच क्या है, जो कि हम सबको सीखने की चीज है। नई टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी हम सबके लिए उपयोगी होती है। लता मंगेशकर उनमें से थी जिन्होंने कि रेडियो को भी उतनी महत्ता दी जितनी फिल्म को महत्ता दी। हमारे तो अभी भी लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को एकदम हे समझते हैं। नहीं, तो नई मीडियम के साथ में गीत का क्या रिश्ता हो सकता है, यह व्याख्यायित करने के लिए लता मंगेशकर आइडियल गायिका है। गीत किस तरह से सामाजिक सद्भाव पैदा कर सकता है, हार्मोनी पैदा कर सकता है, इस मामले में लता मंगेशकर आदर्श गायिका है। अंत में लता मंगेशकर ने हिंदुस्तान के लिए गायकी की, फिल्मी गायकी के जरिए एक कॉमन कल्चर पैदा की, साधारण संस्कृति पैदा की। जो लोग क्रांतिकारी समूह लिए घूमते रहते हैं, उनसे पूछो कि वो एक राज्य बताएं जहां उन्होंने क्रांतिकारी संस्कृति पैदा की हो। लता मंगेशकर के पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं था। लता मंगेशकर ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, फिल्म इंडस्ट्री की मदद से हिंदुस्तान की जनता के बीच में कॉमन कल्चर पैदा की, जिसे हम लोग मास कल्चर के तौर पर जानते हैं, इसे हम लोग नए फिल्मी संगीत के तौर पर जानते हैं। मैं पलट के सवाल करना चाहता हूं क्रांतिकारियों से जो लता मंगेशकर पर हमले कर रहे हैं। पूंजीवाद में सबके लिए अवसर खुले हुए हैं। क्रांतिकारी लोग अपने क्रांतिकारी गीतों और संगीत को जनप्रिय क्यों नहीं बना पाते? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत वही है जिसका कि मैंने शुरू में जिक्र किया था। आप अगर टारगेटेड ऑडियंस के लिए लिखेंगे तो आप तय मानिए आप पिछड़ जाएंगे, वैसे ही जैसे दरबारी संस्कृति के गायक और कवि पिछड़ गए थे। आज संगीत का, साहित्य का, कला का
हर चीज का उत्पादन किसके लिए संबोधित है? पूरे समाज के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। कलाएं किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, गीत किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। लता मंगेशकर इस अर्थ में महत्वपूर्ण है और उनसे सीखना चाहिए हमें कि कैसे पूरे समाज को संबोधित किया जाए। लता मंगेशकर के गाने हरिजन भी सुनते हैं, वैश्य भी सुनते हैं, ब्राह्मण भी सुनते हैं, क्षत्रिय भी सुनते हैं। क्या क्रांतिकारी गानों को इसी तरह से लोग सुनते हैं? जी नहीं। क्रांतिकारी गानों को सिर्फ क्रांतिकारी लोग ही सुनते हैं। और जब क्रांतिकारी गानों को सिर्फ क्रांतिकारी लोग सुनेंगे तो वे जाने अनजाने कला के क्षेत्र में जो मध्यकालीन परंपरा थी, दरबारी संस्कृति की, संबोधन की और सुनाने वाले की और सुनने वाले की, उस परंपरा का भी निर्वाह कर रहे होते हैं। सारे क्रांतिकारी प्रयासों के बावजूद लेनिन को कौन कवि अच्छा लगता था? लेनिन को क्रांतिकारी कवि अच्छे नहीं लगते थे। लेनिन को मायकोवस्की अच्छा लगता, लेनिन को पुस्किन अच्छे नहीं लगते थे। लेनिन को टॉलस्टॉय में रेवोल्यूशन दिखाई देता था कि अगर रूसी क्रांति का दर्पण अगर कोई लेखक है तो वो टॉलस्टॉय है। तो हमारे हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो कम से कम लेनिन से तो सीख लें। वो लेनिन से भी नहीं सीखेंगे, वो लता मंगेशकर से भी नहीं सीखेंगे। वो किससे सीखेंगे? वो सिर्फ अपने आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म के आधार पर, आइडियोलॉजिकल वैचारिकता के आधार पर अगर कलाओं का, गीतों का, शास्त्र का, संगीत का मूल्यांकन किया जाएगा तो गलत निष्कर्ष निकलेंगे। लता मंगेशकर को आप शास्त्र के जरिए नहीं समझ सकते, लता मंगेशकर को सिर्फ अनुभूति के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि लता मंगेशकर एक स्त्री भी थी और एक स्त्री के नाते उसने फिल्म इंडस्ट्री में जो स्पेस क्रिएट किया, गायकी में जो उसने स्पेस क्रिएट किया, उस स्पेस में उसने सामंती और बहुत सारी बुर्जुआ वर्जनाओं का अतिक्रमण किया, बुर्जुआ बंदिशों का अतिक्रमण किया। और किस चीज की वकालत की? लता मंगेशकर के गीतों के जरिए कौन सी चीज क्रिएट हुई? सिर्फ एक चीज, आनंद, आनंद और सिर्फ आनंद। मनुष्य के लिए यही चीज चाहिए। जिस समाज में सबसे ज्यादा लोग गरीब हों, अभावग्रस्त हों, जिनके पास में तमाम किस्म के इंस्ट्रूमेंट ना हो सुनने के लिए, वे एक साधारण से गाने से खुश होते थे। लता के गाने से एक अति दरिद्र व्यक्ति को भी लता के गाने अच्छे लगते थे और एक अमीर को भी लता के गाने अच्छे लगते थे। ये जो लता की रेंज है, गरीब से लेकर अमीर तक, प्रधानमंत्री से लेकर साधारण नागरिक तक, ये रेंज संयोग से किसी को नहीं मिली। और ये रेंज लता मंगेशकर ने गीतों के जरिए हार्मोनी या सद्भाव के वातावरण को क्रिएट करके, आनंद के वातावरण को क्रिएट करके, क्योंकि भारत विभाजन की विभीषिका से भारत पूरा विभाजित हो चुका था, हिंदू मुस्लिम विद्वेष से पूरा भारत विभाजित हो चुका था। लता मंगेशकर के गानों की ताकत यह थी कि उसने उस हिंदू मुस्लिम विद्वेष को अपने गानों के जरिए लोगों के जेहन से निकालने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और आप उसे लांछित कर रहे हैं अपने अज्ञान के कारण। जी नहीं, कला का क्षेत्र सिर्फ कलाकार का क्षेत्र होता है, वो राजनीतिज्ञ का क्षेत्र नहीं है। कला के क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, किससे कहा जाएगा, यह सिर्फ कलाकार तय करेगा। किन विषयों पर कहा जाएगा, किस भाषा में कहा जाएगा, ये सिर्फ कलाकार तय करेगा। ये राजनेता तय नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तय नहीं करेंगे। और इस मामले में लता मंगेशकर ने सिर्फ हृदय के आदेश पर गाने गाए। जिस
चीज को लेके उनका मन करता था, उसी को लेके वो गाने गाती थी। और ठीक इस मामले में वे सोलोखोव के करीब हैं। सोलोखोव ने जो अपना नोबेल पुरस्कार लेते हुए जो भाषण दिया था, तब लोगों ने पूछा था उनसे कि आप किसके आदेश पर लिखते हैं, तो सोलोखोव ने एक ही बात कही थी। सोलोखोव ने कहा था कि मैं हृदय के आदेश पर लिखता हूं। लता मंगेशकर के अंदर ये फीलिंग थी कि उनको जो चीज हृदय से अच्छी लगती थी, उसी गाने को वो चुनती थी, उसी को गाती थी। तो जो हृदय के आदेश पर काम करे उसे आप स्वीकार नहीं करते। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी क्षति है। लता मंगेशकर का जाना एक साधारण क्षति नहीं है, बहुत बड़ी क्षति है। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लता के गीतों को, लता की आवाज को और लता की आवाज की जो सामुदायिक सामाजिक भूमिका है, उसे समझने के लिए पहली बेसिक चीज जरूरी है कि लेखक के लोकतांत्रिक अधिकार और लोकतांत्रिक चेतना और लोकतांत्रिक भूमिका को हमें स्वीकार करना होगा। लता मंगेशकर क्रांतिकारी पार्टी की मेंबर नहीं थी। लता मंगेशकर इप्टा की भी मेंबर नहीं थी। लता मंगेशकर किसी कम्युनिस्ट पार्टी की भी मेंबर नहीं थी। लता मंगेशकर ने कोई राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ा था। वो गला, वो कंठ उसे मिला था विरासत में, जिसे उसने मेहनत से तैयार किया था। लता मंगेशकर ने कोई चीज बिना मेहनत के अर्जित नहीं की थी। तो जो मेहनत से अर्जित करे और वो कला अर्जित करे, वह कला की जो विशेषता अर्जित करे, उसकी तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हम तो श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। गाना भी अपने आप में श्रम का एक रूप है, और हम गाने को श्रम के रूप में न देख के उसमें हम तमाम किस्म की राजनीति देख रहे हैं। यह सबसे खराब चीज है। और इससे पता चलता है कि भारत धीरे धीरे विभिन्न रंगत के फंडामेंटलिस्टों की गिरफ्त में पहुंच रहा है। इससे हमें बचना चाहिए। फिल्मी गानों का और लता के गानों का एक ही लक्ष्य है, आनंद और हारमोनी। और आनंद और हारमोनी के जरिए जो रस की सृष्टि होती है, उस रस की सृष्टि आप क्रांतिकारी गीतों के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि क्रांतिकारी गीतों के केंद्र में वर्ग संघर्ष के गाने जुलूस में, आंदोलन में तो जोश पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद किसी काम के नहीं होते। कोई नहीं सुनता, कोई मनोरंजन नहीं करता। मनोरंजन के लिए वे चीजें चाहिए जो कि आनंद दें, रस की सृष्टि करें। मनोरंजन के लिए वे चीजें चाहिए जो हार्मोनी पैदा करें। संगीत में क्लास स्ट्रगल नहीं, हार्मोनी इंपॉर्टेंट है। संगीत में क्रांति नहीं, आनंद महत्वपूर्ण है। और यही चीज लता मंगेशकर ने पैदा की। हम अपनी तरफ से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर लता मंगेशकर का काम देखा जाए, जो 20,000 से अधिक गाने उन्होंने लिखे गाए, वो 20,000 से अधिक जो गाने गाए वो बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक। लता मंगेशकर के गानों की धुरी है बहुलतावाद और राष्ट्रीय एकीकरण, अगर आइडियोलॉजिकली उसे आर्टिकुलेट किया जाए। और यह चीज हिंदुस्तान के संविधान की संगति और हिंदुस्तान के संविधान के लक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और इसीलिए लता मंगेशकर हिंदुस्तान की अनचैलेंज गायिका थी। कोई उनके जैसा गायक नहीं था, कोई उनकी जैसी गायिका नहीं थी। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और हम चाहेंगे कि जो लोग हेट कैंपेन चलाए हुए हैं, वो लोग अपना हेट कैंपेन वापस लें। लता मंगेशकर हेट आइकॉन नहीं है, वो प्रेम की आइकॉन है। जो लोग हेट कैंपेन कर रहे हैं, वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में जो हेट कैंपेन चल रहा है, हेट कैंपेन का जो फ्लो चल रहा है, उसकी मदद कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र की सबसे बुरी सेवा होगी। हम अपील करते हैं कि वो लोग इस हेट कैंपेन को वापस लें।
फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।